हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। ठीक है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से आपकी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग इंटर के हिंदी काव्य साहित्य के विकास के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी में। ठीक है। जो संक्षिप्त परिचय है और कुछ उदाहरणों को देखेंगे इसमें। ठीक है। और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस के बारे में देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, भक्ति आंदोलन का श्रेय दिया जाता है, इनमें से किनको दिया जाता है? पहला है वल्लभाचार्य को, दूसरा यहाँ पर विकल्प है शंकराचार्य को, तीसरा है रामानुजाचार्य को और चौथा है निम्बकाचार्य को। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इनका आंसर क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पर हो जाएगा बच्चों रामानुजाचार्य को। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? भक्ति काल जो आंदोलन है उसका श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो रामानुजाचार्य को दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है, आदिकाल का एक अन्य नाम है, क्या नाम है बच्चों? आदिकाल का एक और नाम है, यहाँ पर कर है स्वर्ण युग नाम है उसका, सिद्ध सामंत काल नाम है, श्रृंगाल काल नाम है, भक्ति काल नाम है। तो क्या है बच्चों? तो सिद्ध सामंत काल नाम है उसका, किसका? आदिकाल का। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं आदिकाल का। ठीक है बच्चों, जो नाम है आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया जाता है। ठीक है, किनके द्वारा दिया जाता है? पहला है मिश्र बंधु के द्वारा, राहुल शांतक्रायन के द्वारा, यहाँ पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा या चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। तो आदिकाल का जो अपभ्रंश काल जिनके द्वारा दिया जाता है बच्चों, वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, आल्हा खंड का दूसरा नाम है। ठीक है बच्चों, आल्हा खंड का दूसरा नाम है, क्या है बच्चों? बिसल देव, परमाल रासो, खुमार रासो, हमीर रासो। तो आल्हा खंड का जो बच्चों दूसरा नाम है वह क्या है आपका? परमाल रासो नाम है। क्या है बच्चों आपका? परमाल रासो नाम है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं हम लोग। आदिकाल की रचना नहीं है, कह रहा है कि जो इसमें है यह आदिकाल में नहीं लिखा गया था। पहला है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यहाँ पर है जयचंद्र प्रकाश, राउरवेल, मृगावती। ठीक है बच्चों, तो आदिकाल की रचना कौन सी नहीं है? तो मृगावती नहीं है। कौन सी बच्चों? मृगावती। ठीक है। छठवें क्वेश्चन को देखेंगे, दोहा कोश के रचनाकार है, इनमें से कौन है जिन्होंने दोहा कोश को लिखा है? पहला है सबरपा, लुइया, यहाँ पर है सरहपा, यहाँ पर है कणहपा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर है दोहा कोश की रचना किसने किया था? सरहपा ने किया था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका ग ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सातवां। सातवां देखते हैं क्वेश्चन बच्चों, कह रहा है रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को बीरगाथा काल कहा है उसे आदिकाल कहा है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को बीरगाथा काल कहा है उसे आदिकाल किस कवि के द्वारा कहा गया है? यहाँ पर है पहला राहुल संकीर्तन के द्वारा, दूसरा है यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, तीसरा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा और यहाँ पर चौथा है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा। तो आदिकाल किनके द्वारा दिया गया है बच्चों? यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। किनके द्वारा दिया गया है बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ठीक है बच्चों, चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पर आठवां क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, आठवां है अमीर खुसरो कवि हैं, कह रहा है इनमें से किस काल के कवि है अमीर खुसरो? आदिकाल के कवि है, भक्ति काल के कवि है, रीति काल के कवि है कि आधुनिक काल के कवि है? तो किसके कवि हैं बच्चों? अमीर खुसरो आदिकाल के कवि है। किसके हैं? आदिकाल के कवि है। नौ देखेंगे, कौन सी रचना वीरगाथात्मक नहीं है? कह रहा है कि इसमें जो लिखा गया है विकल्प, इसमें से कौन सी रचना है जो वीरगाथात्मक नहीं है? ठीक है बच्चों, पहला है यहाँ पर परमाल रासो, विद्यापति पदावली, तीसरा यहाँ पर पृथ्वीराज रासो और यहाँ पर चौथा है विशल देव रासो। तो वीरगाथात्मक नहीं है बच्चों, कौन सी है? विद्यापति पदावली की बात है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 10वां यहाँ पर है आदिकाल के रचनाकार है, आदिकाल के रचनाकार कौन है? यानी इनमें से आदिकाल में किन्होंने कुछ भी लिखा है? नरपति नल ने लिखा है। ठीक है,
उस समय के ये रचनाकार है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हदियोद है कि केशव दास है कि नाभा दास है। तो आदिकाल के रचनाकार कौन है बच्चों? नरपति नाल है। ठीक है बच्चों, कौन है? नरपति नाल है। ठीक है बच्चों, चलिए 11 पर देखते हैं हम लोग 11वां क्वेश्चन। करे कि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जायसी का जो पद्मावत है उसे किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है बच्चों, अवधी में लिखा गया है कि खड़ी बोली में लिखा गया है कि फारसी में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया है बच्चों? अवधी भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया बच्चों? अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है बच्चों, 12वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। यह कथन किनका है बच्चों? ठीक है, आप देख रहे हैं इधर बोर्ड के एग्जामों में जो भी मैं आपको दिखाया सब पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ पर पहला है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो यहाँ पर कौन कहे हैं बच्चों यह व्यक्तित्व वाला बात? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह बात कहा है। ठीक है बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है यह। आगे अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन बच्चों, 13वां बढ़ते हैं। 13वां देखेंगे बच्चों, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के जो प्रतिनिधित्व करने वाले कवि वो कौन है बच्चों? तुलसीदास जी है, सूरदास जी है, नंददास जी हैं कि कबीरदास जी हैं? तो ज्ञानाश्रय शाखा के कौन है बच्चों? कबीरदास जी हैं। कौन है? कबीरदास। ठीक है बच्चों, 14 क्वेश्चन है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। प्रयुक्त कथन निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है? यह बात कही गई है, इनमें से किस लेखक ने, ठीक है बच्चों, कहा है? ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास वर्मा के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये बात कहा गया है। इनके द्वारा कहा गया बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा यह बात को कहा गया है। ठीक है बच्चों, 15 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कवि ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित नहीं है? ठीक है, यानी संत काव्यधारा की इसमें से कौन से कवि नहीं है संत वाले? ठीक है बच्चों, पहला है कबीर है, दूसरा नानक, तीसरा है रैदास, चौथा है कुतुबन व जायसी। तो यहाँ पर ज्ञानाश्रय के कौन नहीं है बच्चों? कुतुबन व जायसी। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, 16वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, 16वां कह रहा है यहाँ पर ज्ञानाश्रय काव्यधारा के कवि नहीं है। ज्ञानाश्रय काव्यधारा के कवि कौन नहीं है बच्चों? कबीरदास जी नहीं है, मलुकदास जी नहीं है, नंददास जी नहीं है कि रैदास जी नहीं है? तो यहाँ पर ज्ञानाश्रय कवि काव्यधारा के कवि कौन है बच्चों? नंददास जी नहीं है। ठीक है, 17 क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा कवि प्रमेयाश्रय शाखा से संबंधित नहीं है? ठीक है बच्चों, जायसी, मंझन, चंद्रवरदाई, कुतुबन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? चंद्रवरदाई हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यह क्या हो जाएगी? चंद्रवरदाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। भक्ति काल की प्रेमाश्रय शाखा के कवि है, कौन है इनमें से? कुंभन दास, दादू दयाल, मंझन, नंददास। तो यहाँ पर प्रेमाश्रय शाखा के कवि कौन है बच्चों? मंझन जी है। कौन है? मंझन। ठीक है, वहीं देखेंगे निम्नलिखित में से भक्ति काल की कृति है। भक्ति काल में इसमें से क्या लिखा गया था बच्चों? साकेत लिखा गया था, पार्वती मंगल लिखा गया था, कामायनी लिखा गया था कि पृथ्वीराज रासो लिखा गया था भक्ति काल में? तो भक्ति काल में क्या लिखा गया था बच्चों? पार्वती मंगल लिखा गया था। ठीक है बच्चों, 20 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है। कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है मीरा है, परमानंद दास जी हैं, रसखान है कि सूरदास जी हैं? कृष्ण काव्यधारा के बच्चों याद रखिएगा। तो कौन है यहाँ पर? सूरदास जी ने कृष्ण जी के बारे में बहुत अच्छे से उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। तो क्या हो जाएंगे बच्चों इसका आंसर? सूरदास जी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपने देखा 20 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट थे बच्चों। ठीक है, आप 02 पाई क्लासेज के चैनल पर, ठीक है, अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर इंटर के हिंदी के विषय को। ठीक है बच्चों, जिसमें हम लोग देख रहे हैं हिंदी काव्य साहित्य का विकास देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, हिंदी काव्य साहित्य का विकास। ठीक है,
इस 0 to 5 क्लासेस में बच्चों आपको 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी, ठीक है बच्चों, कराई जा रही है। इससे आप इस चैनल से जुड़िए और इसका लाभ उठा सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, गद्यांश और सूक्तिपरक जो यहाँ पर पंक्ति दी गई है उसका हम लोग संदर्भ सहित व्याख्या देखते हैं बच्चों, जो 7 नंबर का पूछा जाता है बच्चों, जिसमें आपका हिंदी का पहला ही गद्यांश का है बच्चों, क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है बच्चों। इसका हम लोग संदर्भ सहित व्याख्या देखते हैं, ठीक है। क्या है आपका लेसन, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है बच्चों। और किनके द्वारा लिखा गया है, वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग इस गद्यांश की हम लोग व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है पहले उनके द्वारा लिखित है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको ऐसे ही लिख कराना है एग्जाम में, ठीक है, जिससे फुल में फुल मार्क मिलेगा हिंदी में, ठीक है बच्चों। ये 7 नंबर का पूछा जाएगा। यदि संदर्भ से यदि आप व्याख्या कर देते हैं तो यह आपका 10 नंबर का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसमें 7 अंक निर्धारित रहता है, ठीक है। और 3 अंक यदि आपको सुक्ति मिल जाती है उसमें, उसके यदि संदर्भ से व्याख्या करते हैं तो उस पर 3 नंबर मिलता है, यानी कुल मिलाकर 10 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो जाएगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही यहाँ राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक क्या है बच्चों, पहचानना आवश्यक धर्म है। राष्ट्र के स्वरूप में है बच्चों, ठीक है, आपने देखा। अब इसका हम लोग संदर्भ सहित व्याख्या निकालते हैं बच्चों। क्या निकालते हैं यहाँ पर, संदर्भ सहित व्याख्या देखते हैं, ठीक है बच्चों, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो संदर्भ सहित व्याख्या में देखेंगे हम लोग, यहाँ पर संदर्भ इसका लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से क्या किया गया बच्चों, अवतरित किया गया है, ठीक है बच्चों। ऐसा ही आपको सभी का जो भी यहाँ पर राष्ट्र के स्वरूप में गद्यांश मिलेंगे उसमें आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है बच्चों। चलिए प्रसंग देखते हैं, प्रसंग कैसे लिखेंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने कहा है कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के सम्यक ज्ञान से राष्ट्रीय भावना सुदृढ़ होती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लेखक ने यहाँ पर क्या किया है, तो पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के सम्यक ज्ञान, मैंने समस्त ज्ञान से राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करने की बात कही है, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पर जो अपने जानकारी लिया, ठीक है, उसका हम लोग व्याख्या करते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं। तो लेखक का कथन है कि यहाँ पर व्याख्या करना है बच्चों, ठीक है, व्याख्या कर रहे हैं। लेखक का कथन है कि यदि भूमि की रचना देवताओं ने की है, भूमि की रचना किसने की है बच्चों, देवताओं ने की है, और इसका अस्तित्व भी अनंत काल से है। इसका अस्तित्व कैसा है बच्चों, अनंत काल से है। यह हम सबका कर्तव्य है कि हम इसके रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेष्ट रहें, ठीक है बच्चों, यह हमारा कर्तव्य है। इसके रूप सौंदर्य को विकृत होने से बचाए, यानी टूटने, कटने, फिटने से क्या करना है बच्चों, आपको बचाना है। और इसकी समृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है, ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, निरंतर प्रयास करते रहना है, ठीक है। हम पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से जितने अधिक परिचित होंगे हमारी राष्ट्रीय भावना को उतना ही बल मिलेगा, ठीक है बच्चों। यानी इसके भौतिक स्वरूप से हम लोग जितना जानकारी लेते रहेंगे उससे हमें राष्ट्रीय भावना उतनी ही सुदृढ़ होगी, बलवती होगी, ठीक है बच्चों। लेखक का कहना है कि पृथ्वी हमारे राष्ट्रीय विचारों को जन्म देने वाली है, ठीक है बच्चों। यदि हमारी भावनाओं का संबंध
हमारी पृथ्वी के साथ गहराई से जुड़ा हुआ नहीं है तो हमारी राष्ट्रीय भावना यानी राष्ट्रीयता कुंठित हो जाती है। ठीक है बच्चों, अर्थात यदि हम अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं करते हैं तो हमारा राष्ट्र प्रेम केवल आडंबर है बच्चों। कैसा है? यह आडंबर के रूप में है। यहाँ पर कवि ने बहुत एक गहरी मैसेज दिया है बच्चों कि यदि हमारे पास राष्ट्रीयता नहीं है, राष्ट्रीय भावना नहीं है, तो जो हमारी यह मातृभाषा है, ठीक है, मातृभूमि है, इसे हम लोग प्रेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और करके में तो सिर्फ दिखावा करेंगे, बाह्य आडंबर करने की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर बाह्य आडंबर की बात कर रहे हैं कि यदि ऐसा नहीं है तो अब बाह्य आडंबर कर रहे हैं यानी दिखावा कर रहे हैं कि हमारे जैसा कोई भी देशभक्त नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है बच्चों? बाह्य आडंबर है। राष्ट्रीयता का संबंध पृथ्वी से जितना अधिक जुड़ा होगा हमारे राष्ट्रीय विचार भी उतने ही अधिक दृढ़ होंगे। ठीक है बच्चों, यानी राष्ट्रीयता का जो विचार है, जितना हम लोग पृथ्वी से जुड़ाव रखेंगे हमारे विचार उतने ही दृढ़ होंगे, सुदृढ़ होंगे। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा की प्रारंभ से अंत तक अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करें। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपने इस गद्यांश का आपने व्याख्या किया। ठीक है बच्चों, अब जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी है उनके द्वारा साहित्यिक सौंदर्य क्या इसमें दर्शाया गया है उसके बारे में अध्ययन करते हैं बच्चों। तो उनकी भाषा कैसी है? तो यहाँ पर भाषा है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। ठीक है बच्चों, कैसी है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। ठीक है, शैली कैसी है इनकी? तो विवेचात्मक है बच्चों, विवेचनात्मक। यहाँ पर शैली कैसी है? विवेचनात्मक है। ठीक है, वाक्य विन्यास कैसा है? तो सुगठित है। जो वाक्य का इनका विन्यास वो कैसा है? सुगठित है। शब्द चयन कैसा है बच्चों? शब्द चयन तो विषय के यहाँ पर अनुरूप है। यहाँ पर कैसा है बच्चों? विषय के अनुरूप है। देश प्रेम के लिए अपने देश की भूमि के भौतिक स्वरूप, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महत्व की जानकारी आवश्यक है। यह इन्होंने एक गहरा मैसेज दिया है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से अपने यहाँ पर साहित्यिक सौंदर्य देखा। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा। यहाँ पर पृथ्वी और आकाश। ठीक है बच्चों, यह भी गद्यांश है। गद्यांश का यह है आपका, यहाँ पर गद्य का अंश है। ठीक है, इसको अभी हम लोग संदर्भ से व्याख्या निकालते हैं। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां है, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलाने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों को हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपने संदर्भ सहित व्याख्या देखा और यहाँ पर फिर हम लोग इस गद्यांश का हम लोग यहाँ पर देखेंगे संदर्भ सहित व्याख्या। ठीक है बच्चों, तो संदर्भ फिर वहीं लिखेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है बच्चों, गद्य गर्मा से लिया गया है। ठीक है, जिसके लेखक कौन है बच्चों? वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। ठीक है, यहाँ पर प्रसंग देखेंगे बच्चों, यह प्रसंग देखेंगे तो प्रसंग के अनुसार यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर प्रसंग, तो प्रसंग हो जाएगा यहाँ राष्ट्रीय चेतना की जागृति में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को स्पष्ट किया गया है। क्या किया गया है बच्चों? यहाँ पर स्पष्ट किया गया है क्या? यहाँ पर भौतिक ज्ञान विज्ञान के बारे में, चेतना, राष्ट्रीय जो चेतना की जागृति है उसके भौतिक ज्ञान विज्ञान के बारे में व्याख्या करते हैं बच्चों। तो लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की भावना केवल भावात्मक स्तर पर ही नहीं होनी चाहिए, अपितु उससे भौतिक ज्ञान के प्रति चेतना जागृत हो, ऐसा प्रयत्न भी किया जाना चाहिए। पृथ्वी और आकाश के मध्य स्थित नक्षत्रों, गैसों तथा वस्तुओं का ज्ञान, समुद्र में स्थित जलचरों, खनिजों तथा रत्नों का ज्ञान और पृथ्वी के गर्भ में छुपी अपार खनिज संपदा की जानकारियों पर आधारित ज्ञान भी राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या है बच्चों? आवश्यक है। इस ज्ञान से राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक साधन तो प्राप्त होते ही हैं, साथ ही उससे लोगों में राष्ट्रीय चेतना भी विकसित होती है और राष्ट्र वास्तविक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। इसी के फलस्वरूप नवयुवकों में राष्ट्रीय चेतना और
ज्ञान के प्रति जिज्ञासा विकसित होती है। ठीक है बच्चों, जब तक राष्ट्र के नवयुवक जिज्ञासु और जागरूक नहीं होते हैं तब तक राष्ट्र को सुषुप्तावस्था में ही समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपने देखा इसका संदर्भ सहित व्याख्या। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इनका, यहाँ पर साहित्यिक सौंदर्य के बारे में। भाषा कैसी है बच्चों इनकी, भाषा सरल है, यहाँ पर सुबोध है। ठीक है बच्चों, शैली यहाँ पर है व्याख्यात्मक एवं विवेचनात्मक। ठीक है, वाक्य विन्यास है सुगठित। ठीक है, शब्द चयन है विषय वस्तु के अनुरूप है। राष्ट्र के निर्माण एवं विकास के लिए उसके भौतिक ज्ञान के महत्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आपने इस प्रकार से देखा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो ऐसे ही आपका वेलकम है बच्चों, यहाँ पर 0 to 5 क्लासेज के चैनल पर यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी, ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट और फुल डिटेल के साथ कराई जा रही है। इसलिए आप इस परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, और इस परिवार को आप बड़ा करिए। ठीक है बच्चों, इस परिवार के साथ जुड़िए और इसको बड़ा कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।